हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीएससी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा 2021 में 13 क्वेश्चंस आया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या है। खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख और कुपोषण को खत्म करने के लिए कैसे मदद की। इस क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चंस का आंसर प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल द इकोनॉमी का IAS पे जा सकते हैं। आने वाले दिनों में यानी फॉर 2024 सिविल सर्विस प्री और मेंस में आपको बहुत कुछ करंट अपडेट्स जो समसामयिक इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन प्री और मेंस वो मिलने वाले हैं। और लगातार आप जो चीज़ें समझ नहीं पाते वो भी आप समझ पाएंगे। इसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास भी अवेलेबल हैं मुखर्जी नगर और करोल बाग और आपका नेहरू विहार, जहां आप चाहें वहां इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को जो हमारा मुख्य है। भारत सरकार ने, आप जानते होंगे कि एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी भारत में खाद्य सुरक्षा की। 1947 के बाद ये रियलाइज किया गया और इस खाद्य सुरक्षा के लिए आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना का ध्यान होना चाहिए। भारत सरकार ने जो प्राथमिकता रखी खाद्यों में आत्मनिर्भरता, जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, और खाद्य उत्पादन को ध्यान में रखते हुए 1966-67 में हरित क्रांति लागू करी। हरित क्रांति, और उसके बाद ही भारत सरकार ने, आपको पता होगा कि 1960-61 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लागू किया था। इन सब प्रोग्रामों का लक्ष्य क्या था? केवल उत्पादकता, उत्पादन बढ़ाना ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और उसके माध्यम से हमने 1976 में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब बेसिक चुनौती भारत सरकार के समक्ष ये थी कि इस खाद्यान्नों को उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सके जो बाजार की दरों पर इसका क्रय नहीं कर सकते, यानी गरीब वर्ग। इसी के लिए आपको ध्यान होगा भारत सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में एक कमेटी गठित की गई थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी। और इस कमेटी ने रिकमेंड करा था कि देश की लगभग 80% जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाए। बाद में रंगराजन कमेटी ने इस पर सुधार किया, जो पार्लियामेंट की कमेटी थी। और उसके बाद 2013 में आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ 2013 में। इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे जो आपको जानना चाहिए। पहला फीचर्स, इसके लिए TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपनाया गया, यानी केवल वांछित वर्ग को ही इस नीति का लाभ हो, आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्नों की उपलब्धि हो। और इसके लिए TPDS के अंदर भी, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत जिन लोगों को सहायता पहुंचानी है उन्हें 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया। जनरल हाउस होल्ड फैमिली, यानी सामान्य स्तर के परिवार, ये लोग वो थे जो गरीबी, अगर ये हम गरीबी रेखा ले लें इसके ठीक ऊपर थे। ये जनरल हाउस होल्ड के जो लोग थे, गरीबी रेखा, जैसा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी पर कैपिटा पर डे, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी पर कैपिटा पर डे के रूप में डिफाइन करते हैं। उन लोगों को हमने सामान्य पारिवारिक क्षेत्र में परिभाषित किया। और इन लोगों के लिए व्यवस्था की गई कि इनके प्रत्येक सदस्य को 5 kg फूड ग्रेन खाद्यान्न प्रति माह, पर मंथ, फ्री, यानी बड़े सस्ती दरों पर मिलेगा, जिसकी कीमत सभी के लिए 1 रुपया मोटे अनाज, 2 रुपया गेहूं और 3 रुपया चावल प्रति केजी की दर से प्रदान करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा। दूसरे, प्रायोरिटी हाउस होल्ड फैमिली, यानी प्राथमिक परिवार। ये वास्तव में गरीबी रेखा के जो नीचे परिवार थे उन्हें सरकार ने प्राथमिक परिवार कहा। और इसके प्रत्येक सदस्य को 7 kg फूड ग्रेन प्रति माह फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कम दरों पर उपलब्ध कराने की प्राथमिकता रखी गई। और तीसरे थे अंत्योदय फैमिली, यानी वो जो बहुत गरीब हैं, इस गरीबी रेखा के बहुत नीचे तक जाएंगे, उन्हें हमने अंत्योदय फैमिली कहा। और इनके परिवारों को भी 7 kg प्रति माह
सदस्य खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए, इनकी दरें बड़ी सस्ती थी, यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड से भी इन्हें सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा। पहला तो बिंदु आपको यह समझ में आया कि टीपीडीएस के अंतर्गत आया, दूसरा बिंदु इनका कैटेगराइजेशन किया गया, और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था, इसमें जो हमारी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, छोटे बच्चे, यानी आईसीडीएस इंटीग्रेटेड, ये जो आईसीडीएस वाला प्रोग्राम था, इसके अंतर्गत महिलाएं और बच्चों को केंद्रित किया गया था ताकि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी इन वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी गई। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की इसमें बात हुई, ताकि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न उपलब्ध करा के आत्मनिर्भरता प्रदान की जा सके। इसकी इफेक्टिवनेस लागू करने के लिए जैम, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल का प्रयोग किया गया, ताकि इसमें एक पारदर्शिता रहे और जिन लोगों के लिए सुविधा बनी है उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिले। ये इसके मुख्य मुख्य फीचर्स थे, जैसा कि आपने समझा। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि इस प्रकार के एक्ट से हम कुपोषण और भूख की समस्या, जैसा कि हमारे अनुभव बताएंगे, अभी डाटा भी हम उस पर विचार करेंगे, आपको दिखाई भी देगा कि किस तरह से सुधार हुआ। मुख्य भूख की समस्या क्या थी? इन वर्गों के पास, विशेष रूप से ये जो 3 कैटेगरी हमने कैटेगराइज की, इन लोगों के पास परचेजिंग पावर यानी आय का अभाव है। और उसका समाधान कैसे किया भारत सरकार ने? बहुत आर्थिक सहायता देकर, बहुत सस्ती दरों पर। और जैसा कि मैंने चर्चा करी, जैम के अंदर इन लोगों को सीधे उनके अकाउंट में जो मार्केट प्राइस ऑफ क्रॉप है और जो सब्सिडाइज प्राइस है, उनका अंतर इनके सीधे अकाउंट में पहुंचाया गया। इस तरह से इसमें भ्रष्टाचार को भी पूरी तरह कम किया गया। अगर कोई शिकायत है तो इसके लिए राज्य स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर कमेटी बनाई गई और राज्य स्तर के साथ साथ जिला स्तर पर भी कमेटी बनाई गई, ताकि इन लोगों की समस्याओं का निदान किया जा सके। दूसरा, जैसे कि हमने चर्चा करी, ये जो आईसीडीएस के टारगेटेड ग्रुप्स थे, इन्हें भी सस्ती दरों पर खाद्यान्न, मुखिया महिला को ज्यादा पावर दी गई, उन्हीं के नाम से राशन कार्ड जारी किए गए। और बाद में जाके सरकार ने यह भी दिखाया कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड के आधार पर ही इस प्रकार की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोविड के दौरान इस स्थिति को और बदला गया और प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत बिना किसी पैसे के, कोई चार्जेस नहीं होगा, ये नीति को और आगे बढ़ाया गया। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से किस तरह के परिणाम आए। जैसा कि मैंने चर्चा करी, जब हम इस नीति की चर्चा कर लेते हैं तो ये साफ दिखाई देता है कि कुपोषण और भूख पर सीधा आघात कर रही है। 2019 में अगर आप देखोगे, भारत का कुपोषण सूचकांक 28.2 था, जो 2020 में घटकर आपका 27.5 रह गया, और 2023 में घटकर ये पुनः 23 पॉइंट समथिंग रहा। इसका मतलब ये है कि कुपोषण सूचकांक में अगर ये 0 पे आ जाएगा तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी। लगातार सुधार हुआ, यानी ये स्टंटिंग, कुपोषण जैसी समस्या पर लगातार आघात कर रहा है। ये सारा विश्लेषण आपको अपने विस्तार में लिखना है। जैसा कि आप क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें जो आपने इंट्रोडक्शन किया, ये सारी की पॉइंट जो मैंने डिस्कस करे, अब आपको एक स्ट्रक्चर में एक सिस्टमेटिक वे से रिप्रेजेंट करना है। बस इतना काम रहेगा, आप बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे। आपको जैसा दिखाई दे रहा है 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, आपको 10 मिनट इसमें इन्वेस्टमेंट करने हैं। 3 पैरा बनाइए। प्रस्तावना जो आप बनाओगे उसमें 25 वर्ड्स में ऐसा एक्सप्लेनेशन करोगे कि भारत सरकार ने देश में भूख और कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए 2013 में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास किया, उसके लक्ष्यों को आज हम बहुत हद तक प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह का एक प्रस्तावना बना के विस्तार करेंगे, और विस्तार में जो कि मैंने 5-6 पॉइंट आपको बताए, उन 5-6 पॉइंटों को विश्लेषण करते करते उनके साथ ही एक कुपोषण और आपका भूख पर किस प्रकार से आघात कर रहे हैं, देश में आज की तारीख में भूख अनुपात किस तरह से तेजी से कम हुआ है, उसका विश्लेषण करेंगे 1, 2, 3, 4 पॉइंट के साथ। और उसमें अकॉर्डिंगली आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं। 5 पॉइंट लिखोगे तो 40 वर्ड्स पर पॉइंट आपको
एक्सप्लेनेशन देने हैं जो मैंने अभी आपसे, और उसके बाद आप करेंगे इसका उपसंहार। इस तरह से उपसंहार में क्या करेंगे, भारत का फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रभावी रूप से भारत में कुपोषण और भूख की समस्या का समाधान कर रहा है। लोगों का न्यूट्रिशनल हेल्थ लगातार सुधार हो रहा है। खाद्य सुरक्षा के स्तर पर उत्पादन और वितरण की प्रणाली को बहुत प्रभावी बनाया जा चुका है। डिजिटल मीन के द्वारा, जैसा कि मैंने चर्चा करी, जैम को यहाँ चर्चा करेंगे और बाद में कंक्लूड करेंगे कि इसमें जो पहले होने वाले भ्रष्टाचार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इसके और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, जैसा कि 2023 की जो हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई उसमें भारत की स्थिति में सुधार लगातार प्रदर्शित हो रहा है, जो इस बात का सूचक है कि ये एक्ट हमारे देश में लगातार भुखमरी और कुपोषण की समस्या पर आघात कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।